अब तक आपने सुना कि राजकुमारी दामिनी को भैरव शेर से बचाता है, पर उसका शुक्रिया करने की बजाय राजकुमारी उस पर भड़क जाती है। गांव में बूढ़े बाबा गांव पे कोई श्राप होने की बात भैरव और राघव को बताते हैं। भैरव एक लड़की के रोने की आवाज सुनता है। जब वो नीचे ढलान में पेड़ के पास जाता है तो लड़की उसके सामने पेड़ पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। भैरव के सामने पेड़ पे उसकी लाश लटक रही है। अब आगे। भैरव ने सर उठाया और देखा कि लड़की उसके बिल्कुल मुंह के पास खड़ी थी। उसका चेहरा काले घुंघराले बालों से ढका था, पर अब वो रो नहीं रही थी, हंस रही थी, एक डरावनी हंसी। भैरव चौंक के अपने बिस्तर पर से उठता है। राघव दौड़ के उसके पास आता है। क्या हुआ भैरव, तुम ठीक हो? भैरव अपने चारों तरफ देखता है। वो अपने कमरे में था, राघव उसके बगल में और नंदी अपने बिस्तर पर सहमी बैठी थी। एक और सपना। भैरव नंदी को देख के खुद को संभालता है और बात को हल्का करने की कोशिश करता है। अरे, राजा साहब ने बाहर दरबार लगाए हैं, लगता है आज सजा में कोड़े भी पड़ेंगे। भैरव ने हंसते हुए कहा। कैसे कोड़े? कौन दरबार? क्या हुआ है? राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अरे कुछ नहीं यार, हमने उनके पालतू शेर को मार दिया। राघव की आंखें ऐसी हो गईं जैसे अभी आंख बाहर निकल के गिर जाएगी। तुमने राजकुमारी का शेर मार दिया? राघव ने धीरे धीरे एक एक शब्द समझते हुए बोला। भैरव ने मासूमियत से हां में सर हिलाया। मतलब राजा ने कुमाऊं के जंगलों से पहाड़ के सबसे अच्छे शिकारियों को भेजकर राजकुमारी की जिद पर जो शेर मंगवाया था वो तुमने मार दिया? भैरव ने फिर हां में सर हिला दिया। राघव ने एक जोरदार हाथ सिर पर मारा। सत्यानाश हो भैरवनाथ, तुमको अब खुद भोलेनाथ भी नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? नंदी कमर पे हाथ रखे खड़ी थी। भैयू ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो बस। भैरव ने फौरन उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। वो तो बस क्या, शेर के दांत गिन रहे थे, उसने मना कर दिया, इन्होंने मार दिया। नंदी दांत गिनने वाली बात सुनकर हंसने लगी। भैरव भी राघव की बौखलाहट पर मुस्कुरा रहा था। राघव बड़बड़ाता रहा। हंस लो, अभी दरबार में सारी हंसी निकलेगी। सिपाही उसे राघव और नंदी के विरोध के बावजूद बंदी बना के दरबार में ले गए। दरबार लोगों से भरा था। गांव के सभी जिम्मेदार लोग वहां मौजूद थे। राजा ने उसे देखते ही कहा, तुम जानते हो यहां क्यों लाए गए हो? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाए खड़ा था। तुम जानते हो कि शेर कितना कीमती था? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भैरव ने नजर उठाई तो दरबार में बाईं तरफ छोटी रानी सा वसुंधरा के साथ राजकुमारी दामिनी को बैठे देखा। राजकुमारी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। भैरव के मुंह से अब भी कुछ नहीं निकला। राजा को ताज्जुब था कि भैरव के हाव भाव में ना कोई डर था और ना ही कोई शर्मिंदगी। इसे 100 कोड़े मारे जाएं और कैद खाने में डाल दिया जाए। राघव ने कुछ बोलना चाहा, पर राजा ने हाथ से उसे रोक दिया। तुम इसे लेकर आए थे, इसलिए रात भर इंतजार किया हमने। दरबान ने भैरव के दोनों हाथ आगे बांधकर उसकी पीठ पर कोड़े मारना शुरू किया। नंदी चिल्लाती रही कि भैयू ने कुछ नहीं किया, पर नंदी को उसके भैयू ने इससे आगे कुछ भी बोलने से सख्ती से मना किया था, इसलिए वो रोती रही। दरबान कोड़े चलाता रहा और भैरव सर झुकाए कोड़े खाता रहा। 50 कोड़े पर भैरव जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, पर उसके मुंह से अभी तक उफ भी नहीं निकली थी। उसकी पीठ की चमड़ी जगह जगह से उधड़ गई थी। नंदी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, भैयू ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि वो राजकुमारी पर हमला कर रहा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने राजकुमारी दामिनी की तरफ देखा। राजकुमारी दामिनी खड़ी हुई। हां, यह सच है। राजा ने चिढ़ और गुस्से से राजकुमारी दामिनी की तरफ देखा और फिर दरबार से उठकर बाहर चले गए। दरबार खत्म हो गया। भैरव ने राजकुमारी दामिनी की आंखों में पहली बार डर देखा, जैसे वो राजा को नाराज करने से डरती थी, और राघव के कंधे पर बेहोश हो गया।
भैरव की जब आंख खुली तो राघव ने कहा, पधारिए महाराज, हमें तो लगा कि अब आप उठेंगे ही नहीं। 2 दिन से सो रहे हैं महाराज। 2 दिन? भैरव ने भर्राई आवाज में कहा और उठने की कोशिश की। तभी दरबान फलों और मिठाइयों की थालियां लेके भैरव के कमरे में रख गए। भैरव ने हैरत से राघव को देखा। ये अमीरों का माफी मांगने का तरीका होता है। अब राजा साहब अपनी बेटी की गलती के लिए एक आम से गांव के लड़के से माफी तो मांगेंगे नहीं, तो उसका मुंह और तन अच्छे पकवान और महंगे कपड़ों से भर देते हैं। भैरव ने नंदी की तरफ देखा तो नंदी चुपचाप मुंह फुलाए बैठी थी। क्या मंत्री जी मिठाई नहीं खाएंगे? भैरव ने प्यार से पूछा। नंदी मुंह फुलाए बैठी रही। राघव ने कहा, हमको तो लगता है मंत्री जी के मुंह में 2 लड्डू भरे हैं। देख नहीं रहे हो, गाल फूले हैं। कोई लड्डू नहीं है, देखो। नंदी ने अपना मुंह खोल के दिखाया और राघव ने झट से उसमें एक लड्डू डाल दिया। देखा है ना लड्डू? तीनों हंसने लगे। नंदी भैरव के गले लग गई। शाम को एक सिपाही ने आके भैरव से कहा, छोटी रानी सा आपको बुला रही हैं। भैरव ने राघव की तरफ देखा। आखिर उनको मुझसे क्या काम? राघव के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर दोनों लोग रानी सा से मिलने चले गए। छोटी रानी सा उस वक्त महल के बगीचे में धूप सेक रही थी। जब भैरव को राघव के साथ आता देखा तो हंसकर बोली, हमने तो सिर्फ भैरव को बुलावा भेजा था, तुम क्या भैरव को अकेला नहीं छोड़ते राघव? नहीं रानी सा, राघव ने आगे बढ़ के पैर छुए। ऐसी कोई बात नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए थे, आपने भैरव को बुलवाया, हमने सोचा हम भी आशीर्वाद ले लें। भैरव हैरान था कि राघव इतनी चिकनी चुपड़ी बातें इतनी जल्दी कैसे सोच लेता है। राघव ने भैरव को कूनी मारी तो भैरव ने भी रानी सा के पैर छुए। सबसे पहले तो भैरव, हम तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं। तुमने उस दिन हमारे जिगर के टुकड़े की जान बचाई। अरे रानी सा, वो तो हमारा फर्ज था। राघव ने ऐसे कहा जैसे उसी ने शेर को बीच से फाड़ा था। भैरव चुप था। वो बच्ची किसकी है? इसकी बहन है रानी सा, छोटी सी थी तब से इसी ने पाला है। अच्छा तो बताओ बिलासपुर क्यों आए हो? छोटी रानी सा ने पूछा। ये बिलासपुर महल देखने की जिद करने लगा तो हम इसको साथ ले आए, राघव ने समझाते हुए कहा। हमने भैरव से पूछा है। छोटी रानी सा का लहजा सख्त था। भैरव समझ गया कि अब राघव कुछ नहीं बोल पाएगा, उसे ही जवाब देना होगा। रोटी कपड़ा मकान की तलाश में आया हूं, नंदी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। राघव ने बताया था कि यहां रोजी रोटी का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, इसलिए साथ आ गया। रानी सा कुछ देर तक भैरव की सूरत देखती रही, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, फिर तुम्हारी रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम समझो हो गया। भैरव और राघव दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। तुम राजकुमारी दामिनी से तो मिल ही चुके हो, आज से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। साए की तरह उनके साथ रहना होगा, ठीक है? भैरव सोच में पड़ गया कि तभी राघव ने फटाक से कहा, बिल्कुल रानी सा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारा बहुत परेशान था, लेकिन अगर उन पे एक खरोंच भी आई तो सोच लेना। छोटी रानी सा का लहजा सख्त था। तभी पीछे से राजकुमारी दामिनी वहां आ गई। छोटी रानी सा ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, राजकुमारी इस महल की ही नहीं, पूरे बिलासपुर की दुलारी है। दामिनी भैरव के ठीक सामने खड़ी थी। भैरव एक बार फिर उन बर्फीली आंखों में जम गया, पर आज उन आंखों की बर्फ शायद कुछ पिघल गई थी। दामिनी भैरव से मुंह फेर कर ऐसे आगे बढ़ गई जैसे उसे आज से पहले उसने कभी ना देखा हो। दामिनी ने रानी सा से कहा, आप जानती हैं मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं। रानी सा ने बात को संभालते हुए कहा, हम जानते हैं कि आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं, आप तो खुद एक योद्धा हैं, पर हम अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि किसी ने गलती से वो पिंजरा खुला छोड़ा है या कोई जानबूझकर उस दिन पिंजरा खुला छोड़ गया था। तो बस कुछ दिन की बात है, जब तक सच का पता ना चले भैरव आपके साथ रहेगा। कुछ रुक के रानी सा ने जोड़ा, राजा साहब का हुक्म है। दामिनी का चेहरा और आंखें फिर से पत्थर हो गए। वो वहां से बिना कुछ कहे चली गई।
रानी सा ने भैरव को इशारा किया। कहा है ना, साए की तरह साथ रहना। भैरव फौरन दामिनी के पीछे भागा। बिलासपुर से थोड़ी दूर पर हर साल एक मेला लगता था। पूरा बिलासपुर उस मेले की तैयारी करता था। राजकुमारी दामिनी उस मेले के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, इसीलिए पूरी तैयारी अपनी देखरेख में कराती थी। सारा दिन आज उसी दौड़ भाग में निकला, पर न जाने क्यों भैरव को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी आज जानबूझकर उसे इधर उधर दौड़ा रही थी। कोड़ों के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं थे। शायद इसीलिए भैरव को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तुम्हें दर्द हो रहा है तो बैठ सकते हो, हम जानते हैं इतनी भागदौड़ सबके बस की बात नहीं। राजकुमारी भैरव से बोली। मैं ठीक हूं। क्या तुम कभी सच बोलते हो? राजकुमारी ने उससे घूरते हुए पूछा। मैं हमेशा सच बोलता हूं, वरना कुछ नहीं बोलता। भैरव ने भी आंखों में देखकर ही जवाब दिया। राजकुमारी पलटकर अपने कामों में लग गईं। शाम को थक कर जब राजमहल वापस पहुंचे तो राजकुमारी को उनके कमरे में छोड़कर भैरव अस्तबल की तरफ भागा। राघव की घोड़ी आज बच्चा देने वाली थी। जब भैरव वहां पहुंचा तो राघव का मुंह डर से सफेद पड़ गया था। उसने अपनी घोड़ी सुनहरी को कभी ऐसे नहीं देखा था। महल के घोड़ों की रखवाली करने वाले अश्वपाल ने बताया कि पेट में बच्चा घूम गया है। कुछ घंटे या शायद पूरी रात भी लग जाए। राघव और भैरव सुनहरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, तो वहीं अस्तबल में लेट गए। राघव तो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया, पर भैरव बार बार उठ के सुनहरी के सर और पेट को सहलाता और उसकी हिम्मत बढ़ाता। आधी रात के बाद सुनहरी बहुत बेचैन होने लगी। महल के अश्वपाल ने बताया था कि उसे टहलाने से उसकी मदद होगी। राघव गहरी नींद सो रहा था, तो भैरव उसे महल के इर्द गिर्द टहलाने के लिए बाहर ले आया। तभी अचानक उसने घोड़े की टाप सुनी। भैरव मुड़ा तो दामिनी अपने घोड़े पे सवार ऊपर से नीचे तक काले लिबास में खड़ी थी। भैरव को देखते ही दामिनी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? आप यहां क्या कर रही हैं? इतनी रात को अंधेरे में कहां जा रही हैं? मैं कहीं नहीं। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? जो पूछा है वो बताओ, कहां जा रहे हो? तभी सुनहरी दर्द से हिनहिनाई। भैरव ने अपना सारा ध्यान सुनहरी की तरफ कर दिया। उसका दर्द बढ़ा तो राजकुमारी दामिनी को माजरा समझ आया और वो फौरन अपने घोड़े से उतरकर सुनहरी के पास आई। भैरव कुछ घबरा रहा था, पर राजकुमारी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। कितनी देर से दर्द में है? शाम से। वक्त आ गया है, तैयार हो। पर जो होने जा रहा था उसके लिए भैरव बिल्कुल तैयार नहीं था। दामिनी ने अपने हाथ से सुनहरी के बच्चे का सिर सीधा किया और थोड़ी ही देर में सुनहरी के ही रंग रूप का एक छोटा सा घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। भैरव लगभग बेहोश होते होते बचा। दामिनी को उसकी शक्ल देख के हंसी आ गई। भैरव ने शायद उस दिन पहली बार दामिनी को हंसते हुए देखा था। तुम लड़के वैसे तो बहुत बहादुर बनते हो, दामिनी ने कहा। हम बहादुर इसलिए बनते हैं क्योंकि असलियत में हम लड़कियों के मुकाबले कुछ भी नहीं होते। भैरव अब तक हैरान था। दामिनी कुछ देर भैरव की हैरान परेशान चेहरे को देखती रही। फिर दोनों ने सुनहरी और उसके बच्चे को उठा के अस्तबल पहुंचाया। राघव भी उठ चुका था। बच्चे और सुनहरी को देख के वो ये भी भूल गया कि राजकुमारी दामिनी वहां मौजूद है। लगभग सुबह हो गई थी। भैरव दामिनी को उनके कमरे तक छोड़ के अपने कमरे में आया, नहाया और आराम से सो गया। भैरव इतना थक गया था कि वो ये भी भूल गया कि दामिनी रात के अंधेरे में कहीं जा रही थी। राजकुमारी दामिनी को लड़कों से क्यों इतनी नफरत है? राजा के चेहरे पर निराशा से राजकुमारी दामिनी क्यों इतना डरती हैं? क्या महल की दीवारों में कोई राज छुपा है? क्या इस राज का बिलासपुर में हो रही हत्याओं से कोई नाता है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक आपने सुना कि भैरव को शेर मारने की सजा में 50 कोड़े खाने पड़ते हैं, पर वो दामिनी की बात रखता है और सच नहीं बोलता। छोटी रानी सा भैरव का शुक्रिया करती हैं और राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भैरव को सौंप देती हैं। राघव की घोड़ी सुनहरी का बच्चा होता है।
भैरव और दामिनी के बीच की दूरियां थोड़ी कम होती हैं। दामिनी का क्या राज है जिसे वो छुपा रही है? अब आगे। भैरव और राघव एक सिपाही की मदद से उस आदमी के घर पहुंचते हैं जिसकी नुची हुई लाश उस दिन गांव के चौराहे पर पड़ी मिली थी। कुटिया बिल्कुल साधारण थी, पर गोबर से लिपी थी और उसके ऊपर सुंदर रंगों से चित्र थे। कुटिया देखकर भैरव को उमेश और सुधा की याद आई। ऐसे ही न जाने कितने घर रहस्यमयी मौतों की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके थे। राघव ने बाहर से ही आवाज लगाई तो केशव की पत्नी बाहर आई। उसकी सूजी आंखें बता रही थीं कि वो कई दिनों से ठीक से नहीं सोई। उसके पीछे उसकी 10 साल की बेटी भी अपनी मां की साड़ी के पल्लू से छुपी हुई खड़ी थी। कहिए, क्या काम है? जया ने विनम्र आवाज में पूछा। हम लोग आपकी सहायता करना चाहते हैं। जो कुछ आपके पति के साथ हुआ वो दुखद है, पर सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगी? पूछिए। आपकी पति की किसी से कोई दुश्मनी थी? राघव ने पूछा। जया के सूखे होंठों से रुआंसी आवाज निकली। दुश्मनी किससे होगी? उनके पास तो दोस्ती का भी समय नहीं था। दिन भर राजा के खेत में काम करते थे और रात को थक हार के सो जाते थे। उस दिन ध्यान नहीं दिया और खेत से आने में देर हो गई। बस। राघव ने बात बदलते हुए कहा। महल के लोगों का कहना है कि कोई जंगली जानवर यहां हमला करता है। बड़े लोग हैं, सही ही कहते होंगे। हम गरीब लोगों का सच भी झूठ और उनका झूठ भी सच। जया की आवाज में एकदम से नफरत भर गई। महल के लोग राजा के कुत्ते हैं। पैसों की बोटी हर वक्त मुंह में फंसी रहती है। मेरा आदमी इस गांव का मरने वाला पहला आदमी नहीं है। यह हत्याएं बिलासपुर में पिछले 18 साल से हो रही हैं। भैरव और राघव जया के दिल में राजा और महल के लिए नफरत देखकर काफी हैरान थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। भैरव जया की बेटी के पास गया और जेब से एक सेब निकाल के उसे दिया। उसने सेब ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? भैरव ने प्यार से पूछा। जया ने जवाब दिया, इसका नाम गुड़िया है। बचपन से बोल नहीं सकती, गूंगी है। भैरव ने एक नजर दीवार पर बने चित्रों पर डाली। उसमें से एक जगह भैरव की आंखें रुकी। एक पेड़ से एक लड़की की लटकती लाश दीवार पर बनी थी। भैरव ने गुड़िया की तरफ देखा। गुड़िया उसी को देख रही थी, जैसे वो कुछ जानती थी। गांव से लौटते वक्त भैरव और राघव को वही पागल बुढ़िया मिली जो उस दिन महल में घुस आई थी। बुढ़िया भैरव को देख के रुक गई और धीरे धीरे उसके पास आई। आ गया तू? जा, अब बचा ले उस महल को बर्बाद होने से, वरना सब खत्म हो जाएगा। राघव हंस के आगे बढ़ने लगा, पर भैरव ने पूछा, कौन बर्बाद करेगा? वही सब कुछ उसके आने के बाद ही शुरू हुआ है। उसी के पास सारे जवाब हैं। उसे पकड़ो। उस सुंदर शक्ल के पीछे एक डायन है। बुढ़िया का चेहरा अचानक डर से काला पड़ गया। बुढ़िया सर हिलाती हुई जंगल की तरफ चली गई। राघव और भैरव महल वापस लौट आए। महल में लौटे तो देखा एक मजमा लगा है। एक आदमी को बुरी तरह मारकर बल्ली से बांध रखा है और उसे ठंड में ठंडे पानी में खड़ा कर रखा है। भैरव और राघव ने भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाया, तभी उन्हें भवानी वाहन दिख गया। कहां थे तुम लोग? उसने दोनों से पूछा। हम तो यूं ही गांव में निकले थे, पर यह सब क्या हो रहा? राघव ने पूछा। वो आदमी मिल गया है जिसने उस दिन शेर का पिंजरा खोला छोड़ दिया था। भैरव बंधे हुए आदमी के पास गया तो देखा कि किसी ने उसकी जबान काट रखी थी। तभी वहां रानी और राजकुमारी दामिनी आ पहुंचे। भैरव भीड़ को चीरता हुआ राजकुमारी दामिनी के पीछे जाके खड़ा हो गया। रानी साथ दामिनी से कह रही थी, हम जानते हैं आपके लिए यह मुश्किल है। अगर आप नहीं करना चाहती तो राजा साहब को मना कर सकती हैं। दामिनी ने दूर खड़े राजा की तरफ देखा। वो सामने बंधे आदमी की तरफ बढ़ी और तरबान की तलवार उसकी कमर से निकाल ली। उसने सामने बंधे आदमी की तरफ देखा। वो मार खाकर वैसे ही अधमरा हो गया था। दामिनी ने फिर एक बार राजा की तरफ देखा। राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ मायूसी से
दामिनी को देखती दो आंखें थीं, जैसे दामिनी से कह रही हूं, मैं जानता हूं तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकोगी। अगर मेरा बेटा होता तो। दामिनी ने तलवार हवा में उठाई और उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। सन्नाटा छा गया। छोटी रानी रोते हुए महल के अंदर भाग गई। दामिनी ने राजा की तरफ देखा, पर राजा महल में अंदर जा चुके थे। धीरे धीरे सब वहां से हट गए, पर दामिनी वहीं की वहीं खड़ी थी। भैरव ने उसके पास जाके उसके हाथ से तलवार ली। दामिनी जैसे पत्थर की हो गई थी। वो जमीन पे गिरे सर को देखे जा रही थी। चलिए राजकुमारी, भैरव ने उससे कहा, पर दामिनी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। भैरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दामिनी के हाथ को छुआ। दामिनी ने पलट के भैरव को देखा तो दामिनी की आंखों में आंसू भरे थे। भैरव को उस पल में शायद दामिनी के लिए कुछ महसूस हुआ। उसे उसकी हालत पर तरस आ रहा था, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले दामिनी वहां से जा चुकी थी। भैरव जानता था कि दामिनी को इस वक्त अकेले छोड़ना ही बेहतर था। रात को जब राघव और भैरव अपने कमरे में पहुंचे तो नंदी खा पी के आराम से सो रही थी। भैरव ने आराम से सोती नंदी को देखा। महल के खान पान से नंदी की सुंदरता और बढ़ गई थी। उसके गोल मटोल गाल अब सेब की तरह लाल हो गए थे। भैरव को सोती हुई नंदी पे प्यार आ गया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। तब तक राघव ने कहा, एक चीज तो साफ है, गांव वाले महल से खुश नहीं है। होंगे भी कैसे, देखा नहीं, एक छोटी सी भूल की कीमत इस महल में एक गरीब की जान है। यार राजा साहब आदमी बुरे नहीं है। हाँ, बस बिना सच्चाई जाने कोड़े बरसाते हैं और सर कटवा देते हैं। भैरव की आवाज में कड़वाहट। राघव भांप गया। उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अच्छा वो सब छोड़, कल जानता है मेले में कौन आ रही है? अरे तराई की रानी, युवा दिलों की धड़कन, दिलरुबा। भैरव राघव के मस्खरेपन पर मुस्कुरा दिया। तू कब सुधरेगा भाई? ये सुधरने की नहीं, बिगड़ने की उम्र है। मैं तो कहता हूं कल तू दिलरुबा को देखेगा ना तो तेरा भी बिगड़ने का मन करेगा। मैं जैसा हूं ठीक हूं, तुम ही बिगड़ो, भैरव ने जमाई लेते हुए कहा। अरे भोलेनाथ, एक बार देखो तो, उसकी आंख है या मदिरा के 2 प्याले, गाल जैसे रसगुल्ले के निवाले, और कमर की तो बस बात ही मत करो। ठीक है, कल देखेंगे, अभी सोने दे, रात बहुत हो गई है और मैं बहुत थक गया हूं। भैरव ने अपने बिस्तर पर करवट लेते हुए कहा। उसने आंख बंद की तो अचानक दामिनी का चेहरा उसके सामने आया, और वो पल जब उसने उसका हाथ छुआ था, फिर अचानक उसे बुढ़िया की बात याद आई। सब कुछ उसके आने के बाद ही शुरू हुआ है। जया और बूढ़े बाबा दोनों ने बताया था कि मौतें 18 साल से हो रही हैं, यानी ये सब दामिनी के आने के बाद ही शुरू हुआ है। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था। हल्की हल्की चांदनी बरस रही थी। बिलासपुर गांव में सुई पटक सन्नाटा था। बस गांव की गलियों से आसपास के जंगलों में जाती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। इन्हीं जंगल की झाड़ियों से होते हुए 2 लोग बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके तेजी से बढ़ते कदमों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज से भाग रहे थे। तभी उनमें से एक ने बोला, यहां आसपास कोई गांव है या नहीं? अगर हम भटक गए तो? तू घबरा मत बिंदिया, कुछ दूर और चलते हैं, कोई इंसानी बस्ती जरूर मिल जाएगी। बिंदिया दुल्हन के लाल जोड़े में सजी थी। वो अंधेरे से कुछ घबराई सी लग रही थी। उसने गुड्डू का हाथ कस के पकड़ रखा था। इस अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी के सहारे वो आगे बढ़े जा रहे थे। चलते चलते अब बिंदिया के पैर थक रहे थे। उसकी सांस फूल रही थी। वो लोग काफी देर से चल रहे थे। अब थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं गुड्डू, हमसे और नहीं चला जाता, बिंदिया ने फूलती सांस के साथ कहा। वो जंगल से बाहर आ गए थे। दूर उन्हें बिलासपुर की रोशनी दिख रही थी, पर बिंदिया की हालत देखकर गुड्डू ने कुछ देर वहीं रुकने का फैसला कर लिया। वो वहीं मैदान में पड़े पत्थरों पर बैठ गए। गुड्डू बिंदिया के दुखते पैरों को सहलाने लगा। बिंदिया देखने में बहुत सुंदर थी। इसी सुंदरता पे तो गुड्डू लट्टू हुआ था। बिंदिया भी गुड्डू को पसंद करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे,
पर उन दोनों की जाति अलग थी। जब बिंदिया के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन लोगों ने बिंदिया की शादी कहीं और तय कर दी। आज गुड्डू उसे उसकी शादी के मंडप से भगा लाया था। दोनों भागकर अपने गांव से बहुत दूर आ गए थे। वो कहां थे ये भी उन्हें नहीं पता था, न साथ में कोई सामान लाए थे। गुड्डू के पास कुछ पैसे जेब में पड़े थे। हे गुड्डू, हम घर से भाग तो आए हैं, पर रहेंगे कहां और खाएंगे क्या? तू साथ रहेगी तो यहीं रह लेंगे और कुछ भी रूखा सूखा खा लेंगे, बाकी कहीं भी मेहनत मजदूरी करके कमा लूंगा। तू परेशान? गुड्डू जब तक अपनी बात पूरी करता कि तभी वहां एक आहट हुई। दोनों ने उस तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। ठंडी खामोशी को चीरती एक हवा का झोंका वहां से गुजरा। इस बार बिंदिया को एक साया सा दिखा, जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो। बिंदिया कुछ घबराई। गुड्डू, वो कौन है? गुड्डू ने बिंदिया की उंगली की तरफ देखा। उसे भी कोई परछाई दिखी। धीरे धीरे वो काली परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब वो साफ देख पा रहे थे लंबे काले घुंघराले बाल, दोनों हाथ कंधे से अजीब तरह झूलते हुए, और गर्दन कंधों पर ऐसे लटकी थी जैसे टूट गई हो। दोनों घबरा के उठ खड़े हुए। वो साया अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। दोनों जैसे जमीन में जम गए। कट कट करता हुआ साये का सिर पीछे से उठने लगा। जब उसका चेहरा सीधा हुआ तो बिंदिया और गुड्डू एक साथ चीख पड़े। वो चीख इतनी साफ और तेज थी कि महल के अंदर भैरव और राघव दोनों ही अपने बिस्तर पर से उठ के बैठ गए। भैरव ने राघव की तरफ देखा और बोला, क्या तुमने भी सुना? कोई बहरा ही होगा जो नहीं सुनेगा, राघव ने कहा। दोनों महल के दरवाजे की तरफ भागे, पर वहां भवानी उनसे टकरा गया। दोनों को भागता देख उसने पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? क्या आपने वो चीख सुनी? कौन सी चीख? भवानी बिल्कुल अनजान था। अरे इतनी तेज कोई चीखा है, जरूर किसी को मदद की जरूरत है। भैरव ने बोला, अगर इतनी रात को तुम दोनों बाहर जाओगे तो तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। अरे हमसे राजा साहब ने छानबीन के लिए कहा है, राघव ने समझाया। अगर जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो अपनी छानबीन दिन के उजाले में किया करो, रात को महल से कोई भी बाहर नहीं निकलता। भवानी पहाड़ बन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। भैरव और राघव वापस अपने कमरे में आ गए। भैरव समझ गया था कि भवानी ने चीख की आवाज सुनी थी, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। बिलासपुर के उस पार गुड्डू और बिंदिया की जगह जगह से नुची हुई लाश मिली। एक टूटी हुई गर्दन वाली औरत उनकी लाश के पास आई। वो गुड्डू और बिंदिया अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। वो साया रोने लगा। उसकी सफेद आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद उसका रोना भयानक विलाप में बदल गया। उसके रोने में दर्द सुनकर जंगल के सियार भी आसमान को देखकर रोने लगे। यहां तक कि बिलासपुर के गली के कुत्ते भी रो रहे थे। पर उस औरत का रोना सब आवाजों को चीरता हुआ भैरव के दिल को लगा। वो उस आवाज को जानता था। उसे फांसी पर लटकी लड़की याद आई। इधर उसका रोना तेज हो गया। उस रात बिलासपुर में शायद कोई नहीं सो पाया। आखिर बिलासपुर गांव के लोग महल से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या है दामिनी और राजा के रिश्ते का सच? गांव पर क्या श्राप है? पेड़ से लटकती लाश किसकी है और वो क्यों रोती है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।